स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। और बड़ी खबर, 16-17 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। अनलॉक 1.0 पर चर्चा होगी और पहले दिन 21 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से बैठक होगी। 17 जून को 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक करेंगे। तो अनलॉक 1 को लेकर चर्चा होगी। इससे किस तरह का फायदा हो रहा है, या स्थितियां बिगड़ रही हैं, या कुछ और छूट देना चाहिए, या फिर सख्ती और होनी चाहिए, इन तमाम हालातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडिटर नेशनल ब्यूरो के। तो शैलेंद्र, किस तरह की चर्चा होगी और क्या कुछ इस बैठक को लेकर अभी तय हुआ है? प्रीति, आपको बता दें कि ये विस्तृत चर्चा होने वाली है, जिसमें 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। पहले दिन यानी 16 जून को 3 बजे ये बैठक शुरू होगी और इस दिन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इसमें चर्चा की जाएगी। और वहीं 17 जून को भी 3 बजे ये बैठक होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जो कि 17 तारीख को जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि फिलहाल अनलॉक 1 चल रहा है, 30 जून तक अनलॉक 1 चलेगा। तो इसमें देश में क्या स्थिति बनी हुई है, देश में वापस कैसे हालात पटरी पर लौट रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। और वहीं अनलॉक 2 को लेकर जो चर्चा की जा रही थी, जहां पर शिक्षा संस्थान, स्कूल, कॉलेज खोलने की चर्चा पिछले दिनों शुरू भी की गई थी, तो उस पर मुख्यमंत्रियों से भी राय ली जाएगी। हालांकि इस पर अब तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जो बताया गया था उसको लेकर ये कहा गया था कि अनलॉक 2 जो होगा 2.0, उसमें शिक्षा संस्थान खोलने की चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर देश के जो हालात बने हुए हैं, कोरोना संक्रमण जो लगातार बढ़ भी रहा है, और अब आज ही 10,000 का आंकड़ा एक दिन के अंदर क्रॉस किया है। तो ऐसे में राज्यों से चर्चा की जाएगी कि आगे क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस लड़ाई को लड़ा जाए। बिल्कुल शैलेंद्र, अगला यही सवाल था, क्योंकि अब आंकड़े हर दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो क्या जो आगे प्रक्रिया है अनलॉक 2 की तरफ ही बढ़ेगी, या हालात को देखकर कुछ और फैसले भी लिए जा सकते हैं? देखिए, इसमें माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी, क्योंकि 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी, तो इसमें सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। सबसे फीडबैक लिया जाएगा। उस फीडबैक के आधार पर ही जो अनलॉक 2 है या अनलॉक 1 के जो हालात बने हुए हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में कैबिनेट सेक्रेटरी की भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों से चर्चा हुई है, और माना जा रहा है कि उसमें भी एक रूपरेखा तय की गई है कि अनलॉक जो लॉकडाउन है उसको दोबारा देश में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल जब तक देश में हालात बिगड़ते नजर नहीं आते हैं। लेकिन फिलहाल अनलॉक जो सिस्टम है उसके साथ ही सरकार आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये 2 दिन तय हुए हैं बैठक के लिए, जब प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के साथ मिलकर वहां के हालात जानेंगे, और ये एक तरह से विवेचना होगी, समीक्षा होगी कि क्या जो अनलॉक 1.0 है उससे हालात में कोई नकारात्मक या सकारात्मक क्या बदलाव यहाँ पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बेतहाशा बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सबके बीच जौनपुर में 24 कोरोना के नए केस मिले हैं, और जौनपुर में 24 कोरोना पॉजिटिव जो आए हैं वो उनमें से एक आरपीएफ का जवान भी शामिल है और एक लेखपाल शामिल है। तो और अगर पूरे जिले की हम बात करें तो अब तक इस कोरोना की वजह से 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो जो ये नए मामले सामने आए हैं उसमें एक आरपीएफ का जवान और लेखपाल भी शामिल है। तो ऐसे में अभी चिंता थोड़ी और बढ़ गई है कि अपनी ड्यूटी के दौरान ये लोग किस किस के संपर्क में आए होंगे। तो मामले जो अब तेजी से बढ़ रहे हैं और सामने आ रहे हैं, तो इसमें जौनपुर की जो हम आपको खबर बता रहे हैं, तो 24 मामले यहां शामिल हुए हैं नए, और आरपीएफ का एक जवान है, साथ ही एक लेखपाल भी है जो कोरोना पॉजिटिव आया है। वहीं लखनऊ में भी 24 कोरोना के पॉजिटिव मामले मिले हैं। सभी कोरोना पॉजिटिव सीएम हेल्पलाइन में कार्यरत थे। तो यहां जो भी मामले सामने आए थे उसके बाद पूरी बिल्डिंग को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब यहां काम करने वाले कर्मचारियों में से 42 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। विभूति खंड स्थित सीएम हेल्पलाइन ऑफिस को सील कर दिया गया है। तो ये जो सभी कर्मचारी हैं संविदा पर यहां काम कर रहे थे, तो बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है, और लोग यहां पर अभी आज 24 और पॉजिटिव आए हैं। तो कुल 42 अब हो गई है संख्या जो सीएम हेल्पलाइन में कार्यरत कर्मचारी थी। प्रतापगढ़ में 22 मई की मारपीट की घटना पर सियासत पूरी रफ्तार से जारी है। प्रतापगढ़ में क्या हुआ था ये हम बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि आज क्या हुआ। देखिए जरा
जो मजमा लगा है। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल पूरे लाव लश्कर के साथ प्रतापगढ़ पहुंची। उन्होंने भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ वहां जुटी। इस दौरान लोग भूल गए कि कोरोना काल है, किसी तरह का कोई यहां पर परहेज नहीं किया गया। तो उनके साथ विधायक राजकुमार पाल, मंत्री जय प्रताप जैकी भी थे और साथ पहुंचे थे। तस्वीरों में देखिए, कोई रैली नहीं है, लेकिन फिर सवाल यह है कि इतनी हजारों की भीड़ यहाँ पर किसने बुलाई और क्यों बुलाई। आरोप यह है कि इनके काफिले सैकड़ों की गाड़ियों में थे। और अब आपको बताते हैं कि क्या हुआ था 22 मई को। यहाँ पटेल और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष हुआ था। हालांकि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन इस पूरे मामले को जातीय संघर्ष में बदलने का प्रयास तेजी से हो रहा है। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा सरीखे नेता भी यहां जाने का प्रयास कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर सियासत चमकाने का मौका कोई नहीं छोड़ रहा, भले ही इस दौरान कोरोना जैसी बीमारी का खतरा कितना ही क्यों ना बढ़ जाए। देखिए वहाँ देखो, आग लगा दिए हैं। सामने आपका घर है। आप आइए, मैं आपका घर जी नोट करिए, क्या नाम है। मैं प्रयागराज में नगर निगम कार्यकारिणी का आज चुनाव था और इस दौरान भी किसी को ये ख्याल नहीं रहा कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लिया जाए, मास्क पहन लिया जाए। यहाँ 2 कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल गुप्ता भी मौजूद थे। साथ ही फूलपुर से सांसद भी थे। इन नेताओं में कुछ ऐसे समर्थक थे जिन्होंने ना तो मास्क लगा रखा था, ना ही एक दूसरे से दूरी का ही कोई ख्याल रख रहे थे। सब लोग दूर मास्क लगाए, ठीक है। देखिए, मैं तो आपने मेरे को देखा, मैंने हमेशा कहा है, अभी मैं सबको आगे उतरा भी था तो सोशल डिस्टेंसिंग से बोलता रहा हूँ। तो हमारा फर्ज है लोगों को बोलना, दूसरों को समझाना। कोई इसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती, मगर सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। मेरठ के कमालपुर गांव में अजगर निकला, जिससे लोग डर गए। सड़क के किनारे अचानक ये अजगर लोगों की नजर में आए, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों को फोन किया गया। हालांकि विभाग से तो कोई नहीं पहुंचा। उसके बाद गांव वालों ने ही जैसे तैसे इस अजगर को पकड़कर गांव के बाहर छोड़ा, लेकिन करीब 10 फीट लंबा अजगर था, जिससे लोग थोड़ा घबरा भी गए। ग्रेटर नोएडा में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसके बाद दोनों तरफ से लात, घूंसे और लाठी डंडे चले। मामला दादरी इलाके का है, जहां घोड़ी बछेड़ा गांव में पहले 2 गुटों में कहासुनी हुई और फिर मारपीट तक नौबत पहुंच गई। इस दौरान कई तीखे प्रहार यहां पर किए गए एक दूसरे से। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। बिल्कुल मुझे मत समझे, मुझे मत समझिए, मुझे मत समझ। उधर संभल में भी 2 गुटों के बीच मारपीट होगी, जिसके बाद सरे बाजार यहां एक दूसरे पर काफी देर तक ये लोग हमला करते रहे। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। मारपीट का ये वीडियो सामने आया है, तो जिससे पुलिस की भी फजीहत हो रही है। संभल में देखिए, सरे बाजार 2 गुट आपस में भिड़ गए। आगरा में बैंक के एटीएम में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में बैंक के असिस्टेंट पर पुलिस को पहले से ही शक था और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरा मामला खुलकर सामने आया। पता चला कि आरोपी ने बैंक मैनेजर के मोबाइल से एटीएम का कोड चुरा लिया और उसी की मदद से एटीएम खोला, जिससे 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। क्योंकि ये बड़ा हैरान कर रही थी घटना कि ना तो एटीएम को तोड़ा गया है, ना ही किसी तरह का नुकसान है, उसके कोड से ही उसे खोला गया है। तो शक कहीं ना कहीं बैंक के ही कर्मचारी पर था। तो फिलहाल बैंक असिस्टेंट को भी गिरफ्तार किया है और आरोपी के कब्जे से 5,30,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। अज्ञात शख्स ने डायल 112 पर मैसेज करके मुख्यमंत्री के साथ साथ 50 महत्वपूर्ण जगह को निशाना बनाने की बात कही थी। तो फिलहाल इस धमकी को गंभीरता से लिया गया है। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो 50 महत्वपूर्ण इलाके हैं वहां भी गहरी सतर्कता बरती जा रही है। तो इससे पहले भी इस तरह की धमकियां मिली थी। इस मामले में एटीएस ने गिरफ्तारी भी की है।
यूपी पुलिस की इमरजेंसी सेवा उत्तर प्रदेश 112 के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज भेजकर उत्तर प्रदेश के सीएम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही 50 स्थानों पर बम धमाके करने की धमकी दी गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5KD समेत आसपास के वीवीआईपी इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड ने सघन चेकिंग की है मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5KD की, और इसके अगल बगल का जितना भी इलाका गौतमपल्ली और 5KD से जुड़ा हुआ है वहां भी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। बीते दिनों महाराष्ट्र के मुंबई और पूना से भी 2 युवक गिरफ्तार किए गए थे, जिन्होंने यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मुख्यमंत्री का एक्सेस आम आदमी के लिए काफी आसान हो जाता है कई दफा, चूंकि वो बड़ी पॉलिटिकल फिगर हैं और पूरे देश में बड़े हिंदूवादी नेता के रूप में उभरे हैं। कई अलग अलग प्रदेशों के चुनाव में भी मुख्यमंत्री सक्रिय रहते हैं, लिहाजा इस तरह की धमकी को बहुत ही गंभीरता से ले रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। 69,000 शिक्षक भर्ती पर आधा रास्ता साफ हो गया, यानी कि अब यूपी सरकार 31,661 पदों पर काउंसलिंग शुरू कर सकती है और इन पदों पर भर्ती भी कर सकती है। इससे पहले 9 जून को कुछ शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों को होल्ड कर दिया था। और आज के अगर हाईकोर्ट के फैसले की बात करें तो हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है, यानी कि 31,661 पदों पर अब बिना किसी बाधा के भर्ती प्रक्रिया हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच अब राज्य में ट्रूनेट मशीनों से भी जांच शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर इन मशीनों को गोवा से मंगवाया था, जिनकी आज औपचारिक शुरुआत भी मुख्यमंत्री ने ही की। उन्होंने कहा कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर सक्रिय है और अब कोरोना के जांच में तेजी आएगी। पूरे प्रदेश को आज हम एक साथ पहले चरण में कोविड-19 जांच की RT-PCR की मशीन के साथ जोड़ने के बाद अब नॉन कोविड हॉस्पिटल में ट्रूनेट मशीन की सुविधा के साथ जोड़ रहे हैं। मैंने अभी पिछले दिनों 4 कमिश्नरी का स्वयं भी दौरा किया था, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी, और इन सभी मशीनों की आवश्यकता किस रूप में उन सभी जनपदों में है, इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए इसकी उपयोगिता के बारे में यहाँ पर शासन स्तर की टीम को भी बहुत स्पष्ट शब्दों में अवगत कराया था। तो कोरोना वायरस की जांच के लिए देवरिया जिला अस्पताल में ट्रूनेट मशीन का आज लग गई है, जिसका ट्रायल भी हो गया। जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में करीब 14 लाख रुपए की कीमत की मशीन लगाई गई है। इसका परीक्षण करने के लिए यहां डीएम समेत कई स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मशीन से एक बार में 2 लोगों की जांच होगी, जिसका नतीजा, जिसकी रिपोर्ट भी लगभग 1 घंटे में आ जाएगी। इस मशीन के लगने से स्वास्थ्य महकमे को बड़ी राहत है। अब जो सैंपल पहले गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भेजे जाते थे, इसकी जरूरत नहीं होगी। अब जिले के अंदर ही जांच भी हो जाएगी और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ट्रूनेट मशीन हर जिला अस्पताल में लगाया गया है प्रदेश के, और इसमें जो इलेक्टिव सर्जरी लोगों को करानी है या जिले स्तर पे अगर हमें सैंपलिंग करानी हो तो उसकी ये बहुत ही अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनें, काफ़ी महंगी मशीनें ये लगाई गई है। पैथोलॉजी के लैब टेक्नीशियन जो हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं, उनकी ट्रेनिंग BRD मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी लैब में हमने करा दी है। कल से फुल फ्लेजेड तरीके से हम लोग इसको शुरू कर देंगे। और सीएम हेल्पलाइन ऑफिस को सैनिटाइज किया गया है, क्योंकि यहां कुल 42 कोरोना के मामले सामने आ गए हैं। 18 पहले थे, यहां 24 नए मामले फिर पॉजिटिव सामने आ गए हैं। तो ऑफिस के कुछ फ्लोर को यहां पर सील करके सैनिटाइज किया गया है। तो गोमती नगर इलाके में ये ऑफिस है, जहां अब कुल काम करने वाले 42 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वाराणसी में अनलॉक 1 लागू होते ही लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। भीड़ है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के चेहरों पर मास्क नजर नहीं आ रहा। तो वाराणसी के अलग अलग इलाकों का रियलिटी चेक हमने किया है कि अनलॉक में लोग खुद अपनी सेहत को लेकर कितने जिम्मेदार हैं।
वाराणसी में सोशल डिस्टेंसिंग के क्या हालात हैं, इसको लेकर आज हमने वाराणसी में कई सारे इलाकों में रियलिटी चेक किया। अब जिस इलाके पे हम खड़े हैं ये वाराणसी का जो है दाल मंडी इलाका है और इस चौराहे से एक सड़क जो है जो आप सामने देख रहे हैं ये चेतगंज को जोड़ती है और चेतगंज से ये आगे लहुराबीर इलाके को जोड़ती है। ये जो दूसरी सड़क है ये यहाँ पर दाल मंडी को जोड़ती है और पीछे वाली सड़क बाबा विश्वनाथ के दरबार को जाती है, गुदौलिया जाती है। और इन सारे इलाकों में अब आप देखिए किस तरीके से जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, ये आपको समझ में आएगा। अधिकतर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, दुकानों पर लोग सटकर खड़े हैं। इसके अलावा जो ई रिक्शा है उस पर भी आप देखिए कई सारे लोग बैठ के जा रहे हैं। तो ये तस्वीर केवल यहाँ की नहीं है, ऐसी तस्वीर हर जगह की है और ये नज़ारा और ये लापरवाही हर जगह देखने को मिल रहा है। हम आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं जो आपको सामने, ये इलाका औरंगाबाद को जाता है। यहाँ पर भी कई सारे लोग बिना मास्क के ही चले जा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कैमरा देख के अब जो है चेहरे को ढक लिया है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये पीछे वाले इलाके की है जहाँ पर कई पुलिसकर्मी ही मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो ये जो है जो नज़ारा है ये आपको बताएगा कि वाराणसी में अभी भी जब खतरा बढ़ रहा है तब सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, एहतियात को लेकर लोग बिल्कुल भी सजग नहीं हैं। और ये जो तस्वीर है ये इशारा करती है कि अगर ये लापरवाही यूं ही जारी रही तो खतरा और भी बढ़ेगा। तो फिलहाल यह तस्वीर हर इलाके की है और ये लापरवाही हर इलाके की है और कोशिश अब सिर्फ इतनी है कि किसी तरीके से लोग अब भी इस खतरे को समझ जाएं, क्योंकि जो खतरा है वो बहुत बड़ा है। और आप ये देखिए यहाँ पर जाम के हालात बन रहे हैं, लोग जाम लगा दे रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ये सामने अब इनको देखिए, ये बिना मास्क लगाए ही जो है जो पुलिसकर्मी है बिना मास्क लगाए ही ये घूम रहे हैं और ये चेहरे को ना तो ढके हुए हैं। ये फल विक्रेता है, जबकि यहाँ पर फल विक्रेता में कोरोना पॉजिटिव आया है। बावजूद इसके ये जो फल विक्रेता हैं ये भी चेहरे को ना ही ढके हुए हैं, ना ही इनके पास जो ग्राहक हैं वो भी चेहरे को ढके हुए हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये एक बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रही हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में और खबर औरैया से है, जहां के इकौरापुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिंगर नदी के बोरे में एक लाश मिली है। जिस शख्स का शव मिला वो रिश्तेदारी में आया था और 10 जून से लापता था। आला अधिकारी भी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल छानबीन शुरू कर दी। कानपुर देहात के रसूलाबाद में शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल 6 साल बच्चा एक दिन से लापता था, लेकिन अब उसकी लाश मिली है। अभी परिजन को भी किसी पर शक नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि कोई ऐसा नहीं है गांव में जिससे उनकी कोई रंजिश या दुश्मनी रही। कौशाम्बी के आरटीओ ऑफिस में शव मिला है और ये लाश किसकी है अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। पुलिस को आशंका है कि कहीं और हत्या करके लाश यहां ठिकाने लगाई गई। सुल्तानपुर में ट्यूबवेल से सिंचाई करने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ा कि मारपीट शुरू होगी, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। करौंदी कला की ये घटना है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। अंकित चौधरी कहाँ के रहने वाले? फतेहपुर में कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी की मौत होगी, जबकि 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना बांदा सागर रोड की है। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर भाग रहा था, हालांकि ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। भीड़ ने ड्राइवर की पिटाई करने की कोशिश की। पुलिस लेकिन भीड़ से उस ड्राइवर को छुड़ाकर अपने साथ थाने ले गई। अनलॉक के बाद राजधानी लखनऊ में जिस तरह से लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उससे हालात चिंताजनक हो गए हैं। अनलॉक 1 में लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो किस तरह के हालात यहां पर हैं, हमारे सहयोगी अलाउद्दीन ने इसका जायजा लिया।
आगरा में बेलारूस की युवती और आगरा के लड़के ने कोर्ट में शादी कर ली। लॉकडाउन के चलते दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी। अब अनलॉक 1 में कोर्ट के खुलते ही इन दोनों ने शादी कर ली है। आगरा के रहने वाले सचिन ने बेलारूस से भारत घूमने आई स्नेजाना नाम की एक युवती से प्रेम विवाह किया है। तो ये तस्वीर आगरा की है जहां पर कोर्ट मैरिज हुई है। दरअसल आगरा के रहने वाले हैं सचिन, जबकि उनकी जो पत्नी बन चुकी हैं बेलारूस की महिला है स्नेजाना। और सचिन इन्होंने जैसे ही अनलॉक 1 शुरू हुआ तो अदालत में जाकर शादी कर ली। आगरा में बिजली बिल माफी मूवमेंट में अब समाजवादी पार्टी भी शामिल हो गई। टोरेंट पावर हाउस के बाहर लोगों ने बिल माफी को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि लॉकडाउन में पैसे अब बचे नहीं, इसलिए बिजली का बिल माफ होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टोरेंट तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।